हेलो बच्चों, अनुपम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अनिल मौर्य आज आपको रसायन विज्ञान 12वीं क्लास का शुरू करने चला हूँ। बच्चों, 12वीं क्लास में रसायन विज्ञान में 2 किताबें हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट का जो पहला चैप्टर है वो है सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था। तो आज हम यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे ठोस अवस्था से। क्लास 12 रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। आपके चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है अध्याय 1 ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट। बच्चों, जैसा कि पहला शब्द है आपका ठोस अवस्था, तो हम लोग पहले एक परिभाषा लिख लें, डेफिनेशन ठोस अवस्था का। सॉलिड स्टेट बच्चों, ठोस अवस्था हम निचली क्लास से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। उन 3 अवस्थाओं में पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। इसके अलावा 2 अन्य अवस्थाएं भी होती हैं, लेकिन चूँकि हमें यहाँ ठोस अवस्था पढ़ना है इसलिए हम चलते हैं ठोस अवस्था पर। बच्चों, ठोस अवस्था यह पदार्थ की वह अवस्था होती है, परिभाषा लिख रहे हैं, यह पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें घटक कण यानी अवयव के कण, जो भी एलिमेंट हैं उनके कण, ये आपका अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। तो घटक कण जो हैं ये हैं अणु, परमाणु या आयन में से जिनका वो बना हुआ है पदार्थ, सॉलिड बना हुआ है, उसके अवयव के कण अणु, परमाणु या आयन से अगर मिलके बना है, 3 में से कोई एक बना होगा। अगर अणु का बना है तो सभी अणु होंगे, परमाणु का बना है तो सभी परमाणु होंगे, और आयन के बने हुए हैं तो सभी आयन होंगे। और वे एक दूसरे से जुड़ करके एक पैकिंग बनाते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समृद्ध संकुलित संरचना बोलते हैं। तो एक तरह से वो एक दूसरे से जुड़ करके पैक हो जाते हैं, और पैक हो करके एक तरह से उसकी संरचना बन जाती है, और अवयव के कण एक दूसरे के पास इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा दूरी नहीं होती है। और इस व्यवस्था को, जिसमें अवयव के कण स्थित होते हैं, जिन स्थितियों में वो स्थित होते हैं, उसी को हम लोग लैटिस बोलते हैं या जालक बोलते हैं। और ये एक दूसरे से जुड़ करके ठोस की संरचना बना देते हैं। तो हम परिभाषा बोल रहे हैं कि ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें अवयव या घटक कण जैसे अणु, परमाणु या आयन जालक में समृद्ध संकुलित यानी क्लोज्ड पैकिंग, ये पैक्ड होते हैं, क्लोज्ड पैक्ड होते हैं, तथा गति करने में असमर्थ रहते हैं। ये कण केवल अपने अक्ष पर
कंपन कर सकते हैं। ये हो गई आपकी परिभाषा। अक्ष पर कंपन कर सकते हैं, अक्ष का मतलब है कि जिस जगह ये जुड़े हुए हैं उसके दोनों तरफ कंपन कर सकते हैं, उसकी माध्य स्थिति के दोनों तरफ कंपन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि जो है ठोस अवस्था हम या ठोस अवस्था किसे कहते हैं। अब ठोस अवस्था को हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन पहले मोटे तौर पर देखते हैं कि ठोस अवस्था को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो अगली हेडिंग आप डालेंगे ठोस अवस्था के प्रकार। ठोस अवस्था के प्रकार, टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट। बच्चों, ठोस अवस्था मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला है क्रिस्टलीय ठोस। अंग्रेजी में कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। इसे कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड। तो एमॉर्फस सॉलिड और आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, इन दोनों को हम बारी बारी से पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल आपका जो है जैसे NaCl होता है, यहाँ हम उसके जो है संरचना बनाने चल रहे हैं। Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ऐसे जुड़ता चला जाता है। इसी तरह से जो दूसरी लाइन में होगा Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस। इस तरह जब सोडियम और क्लोरीन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और जुड़ करके, चूँकि ये आयनिक क्रिस्टल हैं, ये आयनिक ठोस हैं, चूँकि इनमें आयन हैं और ये सोडियम का आयन और क्लोरीन का आयन, सोडियम का आयन, क्लोरीन का आयन, ये सभी मिल करके ठोस की संरचना यानी सॉलिड की स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सॉलिड की संरचना बना रहे हैं। तो जब ये एक दूसरे के समीप होते हैं, दोनों प्रकार के आयन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों आपने पढ़ा होगा इसके पहले, कूलामीय बल, कूलामीय फोर्स, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज एक दूसरे के पास यदि होते हैं तो उनमें एक फोर्स डेवलप होता है, बल उत्पन्न होता है और वो बल कूलामीय बल कहलाता है। यहाँ भी कूलामीय बल लगता है। इस नमक के जो है इस क्रिस्टल में इस तरह की व्यवस्था या क्रम बनता है और ये
एक दूसरे को कूलामी बल द्वारा आकर्षित किए रहते हैं। सोडियम और क्लोरीन, इस आयन को ये आयन इस आयन को, इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक क्रम बना हुआ है। इसी प्रकार अब इसको तो हम एक प्लेन में देख रहे हैं, लेकिन चूंकि ये कागज़ का तल है, ब्लैक बोर्ड को हम कागज़ का तल मान रहे हैं, सिर्फ इसमें दो डायरेक्शन दिखाया जा रहा है, एक ये डायरेक्शन, दूसरा ये डायरेक्शन। इसमें तीसरा डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरा डायरेक्शन का मतलब है कि जब कोई कण, मान लीजिए ये कण है, ये कण अभी तक अगर ब्लैक बोर्ड पर रखा जाए तो रखा जा सकता है, आराम से किसी भी जगह रखा जा सकता है, और वो दो ही तल में रहेगा, एक क्षैतिज दूसरा ऊर्ध्वाधर। लेकिन जो तीसरा तल होता है, एक्स वाई और जेड तीन तल होते हैं, यदि हम किसी ऐसे आकाश में रख दें, अब ये आकाश है, इस जगह यदि रख दिया जाए कण को, तो इसमें तीनों दिशाएं यानी तीनों अक्ष यहाँ पर डेवलप होगा, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्लोरीन है तो यहाँ सोडियम होगा, यहाँ क्लोरीन है सोडियम होगा, इसी तरह से क्लोरीन है सोडियम, क्लोरीन है सोडियम, फिर नीचे की ओर भी ऐसे ही होगा, और इस दिशा में भी होगा, इस दिशा में भी होगा। तो कुल मिला के एक्स वाई और जेड तीनों तल में ये बनेगा। यहाँ हम कागज़ पर देखते हैं कि किस तरह से ये बन रहा है। अब यहाँ जैसे कोई एक सोडियम ले चाहे क्लोरीन ले लें, यदि हम मान लीजिए क्लोरीन को लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि इस एक क्लोरीन से एक यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक ये क्लोरीन जुड़ा है, एक ये क्लोरीन जुड़ा है, एक ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है। चार क्लोरीन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यदि इसी की परत हम बनाते हुए रख दें तो इसके ऊपर भी एक क्लोरीन होगा और इसके पीछे भी एक क्लोरीन होगा। तो इस तरह से 6 क्रिस्टल के कण हमको प्राप्त हो जाएंगे, यानी हेक्सागोनल स्थिति डेवलप होगी। तो आप जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उसमें सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल आप देख रहे हैं, और हर आयन के साथ ही ऐसे ही स्थिति बनेगी। यदि हमने इस क्लोरीन की बात किया तो इस सोडियम की भी बात कर सकते हैं। यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर सोडियम और नीचे सोडियम, 6 सोडियम कण या आयन मिलेंगे। इसके साथ भी वही स्थिति है, इसके साथ भी वही स्थिति है, इसके साथ भी वही स्थिति है, वही इसके साथ भी है, यानी समान प्रकार की संरचना आपको दिखाई दे रही है। आपको समान प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है। तो अगर इस तरह की व्यवस्था दिखती है और लंबी दूरी तक दिखती है, जहाँ तक क्रिस्टल के कण हैं उस स्थिति तक, उस जगह तक, अंतिम छोर तक भी वही संरचना यदि दिखती है, तो इस तरह के जो ठोस होते हैं वे क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। वैसे क्रिस्टलीय ठोस को के कुछ और जो है हम उदाहरण देखेंगे अभी कुछ देर में, लेकिन सामान्यतः ये छोटे छोटे जो है क्रिस्टल ये लंबी दूरी तक व्यवस्थित होते हैं। आपने देख लिया कि किस तरह से व्यवस्थित होते हैं। जो ज्यामिति या जो है इनकी संरचना यहाँ दिखाई दे रही वही यहाँ दिखाई देगी, वही यहाँ दिखाई देगी। पूरी जो संरचना है वो समान रूप से सभी आयंस के लिए दिखाई देगी। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये एक स्थान पर जहाँ हमने माप किया कि जैसे यहाँ इस जगह माप किया, तो
दूसरी जगह चाहे हम जितनी दूरी तक चले जाएं, लेकिन ठोस वो क्रिस्टल वो वहाँ पर हो और उसी तरह का क्रिस्टल हो, समान प्रकार का क्रिस्टल हो। यदि समान प्रकार का क्रिस्टल है या घटक के जो है जो कण हैं वे समान प्रकार की व्यवस्था में व्यवस्थित हैं, तो उनको हम जो है क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। क्रिस्टलीय ठोसों के जो गलनांक हैं, चूँकि ये आकर्षण बलों द्वारा जुड़े हुए हैं। कौन से? कूलामीय आकर्षण बल द्वारा। और कूलामीय आकर्षण बल कुछ न कुछ बल होता है, इसमें फोर्स होता है, और इस फोर्स को तोड़ने के लिए आवश्यकता होती है ऊर्जा की। वो हमें चाहे हीट के रूप में मिले, यानी ऊष्मा के रूप में मिले, या अन्य किसी रूप में मिले। जब हमें अन्य रूप का मतलब है कि यदि हम क्रिस्टलीय ठोस पर प्रहार करें किसी अन्य ठोस से, तब भी तो क्रिस्टल के कण टूट जाते हैं, और क्रिस्टल के कण के टूट जाने के पश्चात ये अपने लैटिस से अलग हो जाते हैं। और अगर अपने लैटिस से अलग हो गए तो निश्चित रूप से इनका जो रेंज है, जो इनका परास है, जो हमने कहा कि जो है ये एक दूसरे की संरचना जो है किसी भी जगह देखें तो समान दिखाई देगी, उस तरह की संरचना से ये अलग हो जाते हैं। लेकिन संरचना नहीं ख़त्म होती है, संरचना वैसे के वैसे बनी रहती है। तो कुल मिला के ये दीर्घ परास वाले होते हैं। कौन? क्रिस्टलीय ठोस दीर्घ परास वाले होते हैं। इनकी जो है परास, ये जो क्रम है लगातार, जैसे एक सोडियम फिर क्लोरीन फिर सोडियम फिर क्लोरीन फिर सोडियम फिर क्लोरीन, ये लगातार बना रहता है, ये ख़त्म नहीं होता है। यदि क्रिस्टलीय ठोस है, यदि ख़त्म नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से इसकी जो है जो रेंज है वो लॉन्ग होती है, लंबी हो जाती है। तो लॉन्ग रेंज के ये होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। इनके गलनांक भी निश्चित होते हैं, यानी मेल्टिंग पॉइंट, इनकी मेल्टिंग पॉइंट इनका जो है ये निश्चित होता है कि कितना होना चाहिए। किसी भी ठोस, क्रिस्टलीय ठोस है, उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है कि अगर आपका लोहा है या अन्य ठोस हैं, उनके जो है जो मेल्टिंग पॉइंट है वो निश्चित होते हैं कि इस ताप पर ये पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये विशेष ताप पर पिघलकर द्रव बन जाते हैं, जिसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं, यानी एनआइसोट्रॉपी होते हैं। विषमदैशिक का मतलब है, यहाँ पर हम समझ सकते हैं विषमदैशिकता। हमने जो स्ट्रक्चर कहा वो तो हर जगह समान होता है। स्ट्रक्चर को हमने कहा हर जगह समान होता है। अगर इधर से आप जाइए तो सोडियम ही दिखाई दे रहा है हर जगह एक दिशा में, इस वाले दिशा में जाएं तो क्लोरीन दिखाई दे रहा है, इस वाले में जाएं तो देखिए सोडियम ही दिखाई दे रहा है। समान, यानी एक ही दिशा में समान चीज़ें दिखाई दे रही हैं। समदैशिकता होनी चाहिए। लेकिन चलो यहाँ से ऊपर की ओर जाएं तो पहले क्लोरीन फिर सोडियम फिर क्लोरीन फिर सोडियम, इनका क्रम बदल गया। अगर अवयव के कण, एलिमेंट्स के पार्टिकल, ये यदि समान प्रकार के या समान तरह से क्रम में व्यवस्थित रहें, किंतु समान प्रकार के कण ना रहें, या समान और असमान दोनों प्रकार के कण यदि पाए जा रहे हैं, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ तो समान दिखा लेकिन यहाँ असमान दिखा। अगर ऐसा दिखे तो उसको हम लोग विषमदैशिकता कहते हैं, यानी एन आइसोट्रोपी कहते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये
एनआइसोट्रोपी प्रकृति के होते हैं। इनका नेचर जो है एनआइसोट्रोपी होता है। कुछ भौतिक गुण जैसे विद्युत प्रतिरोधकता और अपवर्तनांक एक ही क्रिस्टल में अलग अलग दिशाओं में मापने पर ये अलग अलग प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हमें जो है अलग अलग स्ट्रक्चर भी दिखाई दिया, इस तरह का और इस तरह का। यदि ये चीज़ें अलग अलग हैं तो निश्चित रूप से इनके जो अपवर्तनांक होंगे वो कम या अधिक हो सकते हैं। इधर कम हो जाए, इधर अधिक हो जाए, उधर अधिक हो जाए, इधर कम हो जाए। इस तरह की ये प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। तो जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनके संबंध में ये सब बातें रही। जो दूसरा प्रकार है वो है अक्रिस्टलीय ठोस। एमॉर्फस सॉलिड अक्रिस्टलीय ठोस। बच्चों अक्रिस्टलीय ठोस ये असम प्रकृति या असमाकृतिक के जो कण हैं उनसे बने होते हैं। इसका मतलब है कि जो जिनकी आकृतियाँ जो है सभी स्थानों पर समान रूप से ना हों। जैसा कि अभी आपने सोडियम क्लोराइड में देखा कि अवयव के कण यानी जो आयंस थे, चूँकि सोडियम क्लोराइड जो है आयनिक ठोस है इसलिए उसमें आयंस थे और आयंस से मिलकर बने थे। सोडियम और क्लोरीन आयंस से मिलकर बने थे। इनकी जो है जो अक्रिस्टलीय एमॉर्फस सॉलिड होते हैं ये असमाकृतिक कणों से मिलकर बने होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो संरचना हमको इस जगह दिखाई देगी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं एमॉर्फस सॉलिड हैं वही संरचना हमको आगे भी दिखाई दे। इसका मतलब क्या है कि जो अवयव के कण हैं अणु परमाणु या आयन, अवयव का कण मतलब है अणु परमाणु या आयन, इनके जो कण हैं ये लघु परास के होते हैं। यानी समान प्रकार की संरचना यहाँ दिखाई दे रही है तो हो सकता है कि वो संरचना काफ़ी दूर दिखे वही संरचना, लेकिन बीच में और कई संरचनाएं आपको दिखेंगी और भी छोटी बड़ी या जो है उनकी आकृतियाँ अलग, इस तरह की संरचनाएं आपको दिखाई दे सकती हैं किसी भी अक्रिस्टलीय यानी एमॉर्फस सॉलिड में। तो कुल मिलाकर यह है कि ये नियमित आवर्त यदि इनमें पाया भी जाता है, यानी नियमित आवर्त का मतलब है कि आकृति यहाँ जिस तरह की थी कुछ के बाद मिल गई, फिर आगे नहीं मिली, बहुत दूर फिर मिल गई। अगर इस तरह की संरचना मिलती भी है तो बहुत छोटी दूरी की होती हैं। आप कह सकते हैं कि इनका जो परास होता है वो लघु परास के होते हैं। इनका रेंज जो है वो शॉर्ट होता है, शॉर्ट रेंज के होते हैं, उसी में ये व्यवस्थित रहते हैं। ये नियमित आवर्त यानी जो है जो आवृत्ति हो रही है आ रहे हैं ये बहुत छोटी रेंज के होते हैं, ये आपने जाना। अक्रिस्टलीय ठोसों की संरचना द्रवों के समान होती है, द्रवों के समान। अब आप एक चीज़ ये मान सकते हैं कि तीन अवस्थाएं मुख्य रूप से हैं, ठोस, द्रव और गैस। यदि कोई पदार्थ
ठोस अवस्था का है। तो द्रव अवस्था, उसके बाद गैस अवस्था, तो निश्चित रूप से ठोस अवस्था के बाद द्रव अवस्था को आना है। तो हो सकता है द्रव अवस्था और ठोस अवस्था के बीच में कोई ऐसा पदार्थ पाया जाता हो जो दोनों के गुण रखता हो। तो आप मान सकते हैं कि जो ठोस हैं उनका जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो द्रवों की ओर विकास क्रम में हो सकता है कि द्रवों की ओर वो मुड़ रहा हो, और इनमें जो है द्रवों के समान प्रवाह की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे द्रव बहते हैं उसी तरह से इनमें भी जो है बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब आप कहेंगे कि जो है ये द्रव के समान बहने की प्रवृत्ति कहाँ पाई जाती है? कहीं नहीं पाई जाती है, गलत बता रहे हैं। चलो माना, बहुत पुराने प्राचीन घरों में आप कह सकते हैं कि आदिकाल में जो भवन बने उनमें यदि खिड़कियां शीशे की लगी हों जिसमें काफ़ी समय बीत गया हो, तो ऐसा लगता है कि उस शीशे के ऊपरी भाग से शीशा नीचे की ओर प्रवाहित होकर नीचे मोटा ऊपर पतला हो जाता है। इसीलिए जो ये प्रवाह होता है वो बहुत धीमा होता है, इतना धीमा कि हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। और ये जो चीज़ हो जाती है, जो प्रवाह हो जाता है, ये अक्रिस्टलीय ठोसों में, जिसे हम सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, अति शीतित द्रव, इसे हम अति शीतित द्रव कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। ठोसों की जो प्रवृत्ति होती है वो समदैशिक होती है। मैंने चर्चा किया अभी कि ठोसों की प्रकृति जो है, नेचर ऑफ सॉलिड ऑफ एमॉर्फस इज आइसोट्रोपी, मतलब ठोसों का जो है, जो ठोसों में अक्रिस्टलीय ठोस हैं उनका नेचर जो है वो समदैशिक होता है, आइसोट्रोपी होता है। समदैशिक का मतलब होता है कि जैसे अपवर्तनांक है, यांत्रिक शक्ति है, विद्युत चालकता है, ये सारी चीज़ें सभी स्थानों पर समान होती है। आप लोग जो है शीशा देखते होंगे, यानी मिरर के हर स्थान पर इनका जो अपवर्तनांक होता है वो समान होता है। किसी भी स्थान पर चेक कर लें, अपवर्तनांक ऐसा नहीं होगा कि जो है इस जगह पर कम हो। मान लीजिए ये मिरर है, मेरे पास मिरर नहीं है यहाँ पे, ये मान लीजिए मिरर है और मिरर की इस जगह पर अपवर्तनांक जो है 1.5 हो और यहाँ 1.6 हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हर जगह पर अपवर्तनांक उसका समान होता है। इसके अलावा विद्युत चालकता और यांत्रिक शक्ति का मतलब है कि यदि शीशा है, रबर है, प्लास्टिक हैं, तो ये जितनी ताकत से किनारे पर या बीच में या अन्य जगहों पर मुड़ सकते हैं या हमारे ऊपर ताकत लगा सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं, उतना ही ये हर जगह लगाते हैं। इनमें जो यांत्रिक शक्ति होती है, जिनके द्वारा ये बंधे होते हैं, वो सभी स्थान पर समान होता है। इसलिए इनको समदैशिक या आइसोट्रोपी कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं वे क्रिस्टलीय ठोस नहीं, जो ठोस हैं वे दो प्रकार के हुए, और ये क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस, यानी जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड।
हमने जो है सॉलिड की चर्चा नहीं किया था। सॉलिड यानी जो ठोस हैं, इसको आपने पहले से जाना हुआ है, निचली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है कि ये निश्चित द्रव्यमान, आयतन, आकार, मतलब इनका सब निश्चित होता है। ठोसों का जो है आकार, आयतन, द्रव्यमान, ये सब निश्चित होता है। ठोसों में जो अवयव के कण हैं, ये अंतरा आणविक दूरी, इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इनमें बहुत कम होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है, यानी अंतरा आणविक जो बल है वो बहुत ही प्रबल होता है, स्ट्रांग होता है। और क्या होता है, इनमें असंपीड्यता पाई जाती है और इसी वजह से ये कठोर भी होते हैं। असंपीड्यता का मतलब क्या है, यदि किसी भी पदार्थ को दाब डाल करके उनको और छोटा किया जा सके, यानी उनके आयतन को कम किया जा सके, यदि किसी पदार्थ को ऐसा किया जा सके कि उनके आयतन को कम कर दिया जाए, उनके घनत्व को और कम कर दिया जाए, घनत्व को बढ़ा दिया जाए, अगर ऐसा हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, संपीड्य कहेंगे, कंप्रेसिबल कहेंगे। लेकिन जो सॉलिड हैं, अब इनको दाब कितना भी लगाएं, जो आकार है तो वो रहेगा ही, बदलना नहीं है। लोहे की पत्ती ले लें, दाब लगाएं, अभी नहीं कह रहे हैं कि पीटेंगे तो फैल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जो सॉलिड हैं वे असंपीड्य होते हैं, यानी नॉन कंप्रेसिबल होते हैं और कठोर होते हैं। तो इस तरह से आपने ये जाना कि ठोस के असंपीड्य, ठोस के अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस, इन दोनों प्रकारों को। आपके किताब में पाठनिहित कुछ प्रश्न दिया हुआ है, उसे मैं बोल रहा हूँ, आप करके आएंगे। ठोस, पहला क्वेश्चन है, ठोस कठोर क्यों होते हैं? पहला क्वेश्चन है, ठोस कठोर क्यों होते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। निम्नलिखित को अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। वर्गीकृत करना है आपको, पॉली यूरिथेन, नेप्थलीन, बेंजोइक अम्ल, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, सेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, रेसा कांच, तांबा। अगला क्वेश्चन लिखिए, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? अगला क्वेश्चन, एक ठोस के अपवर्तनांक का, एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान
प्रेक्षित होता है, समान मान प्रेक्षित होता है। इस ठोस की प्रकृति पर, इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। क्या यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा? क्या यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा? विदलन गुण का मतलब है कि तेज धार वाले औजार से काटने पर यह 2 टुकड़ों में विभाजित हो सकेगा कि नहीं। तो इस तरह से हम सॉलिड के क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय की चर्चा कर चुके हैं। अब हम क्रिस्टलीय ठोस को विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तो हमने जाना कि क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे किसको, लेकिन अब हम आगे क्रिस्टलीय ठोस को विस्तार से पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ crystalline solid। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोसों को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो आप लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोसों को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, आणविक ठोस। आणविक ठोस यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, आयोनिक सॉलिड। तीसरा है धात्विक ठोस, मेटालिक सॉलिड। चौथा है सहसंयोजक ठोस। कोवैलेंट सॉलिड। तो बच्चों, हम इन चारों को अलग अलग जानेंगे कि आणविक ठोस किसे कहेंगे, आयनिक ठोस किसे कहेंगे, धात्विक ठोस किसे कहेंगे और सहसंयोजक ठोस किसे कहेंगे। आज के इस वीडियो में
हम यहीं पर रोक रहे हैं। आगे की वीडियो में हम आपको इनके अलग अलग परिभाषाएं, उनके गुणधर्म आदि की चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं अनिल मौर्य आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।